हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जो छूटा हुआ है क्वेश्चन उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी सैंपल पेपर 1 का। तो इसमें जो है वो रह गया था क्वेश्चन नंबर 12 का और का सॉल्यूशन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 का और 12 है और इसका और का सॉल्यूशन हम लोगों को देखना है। ये हो गया R1 इज इक्वल टू और 7 R2 10 R4 4 and R3 6 और ये जो ग्रुप ऑफ सेल यानी बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 24 वोल्ट। ओके, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। तो पहले हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लें। तो यहाँ पे देखना ये है कि इसके फ्रेंड को देखेंगे। तो यहाँ फ्रेंड को जब हम देखेंगे तो ये जो R3 एंड R4 है वो कैसा लग रहा है, तो R3 एंड R4 जो हो गया ना वो सीरीज में हो गया। कैसे, यहाँ से आप करंट को मूव करवाइए। सपोज कि यहाँ से आई करंट जा रहा है, यहाँ पे भी आई करंट आएगा, यहाँ पे भी आई करंट आएगा। तो जब सर्किट में करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि जो भी रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में अरेंज है, क्योंकि सीरीज में अरेंज रजिस्टर्स में करंट का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, R3 and R4 both are connected in series. तो इनका R equivalent क्या होगा? R equivalent is equals to R3 plus R4. R3 कितना हो गया 6 ओम, R4 कितना हो गया 4 ओम, यानी 10 ओम हो गया। ठीक है, और ये जो R equivalent आया वो R2 के साथ क्या हो जाएगा, R2 के साथ ये हो जाएगा पैरेलल। ठीक है, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो फिर R इक्विवेलेंट यानी R डैश इक्विवेलेंट, ठीक है, इसके साथ R2 के साथ यानी R2 के साथ वो पैरेलल है, यानी R इक्विवेलेंट इनटू R2 बाय R इक्विवेलेंट प्लस R2, क्योंकि R डैश इक्विवेलेंट हम निकालना है। तो ये हो गया 10 इनटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, इट मींस कितना हो गया 100 बाई 20, यानी ये हो गया 5। ठीक है, तो ये हो गया R डैश इक्विवेलेंट हो गया 5 हो गया, यानी कहने का मतलब इन दोनों के साथ जो अब आया इक्विवेलेंट वो आया 5 ओम। अब ये 5 ओम जो होगा ये 7 ओम के साथ क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं R टोटल कर लिया, R टोटल इज इक्वल टू R डैश इक्विवेलेंट प्लस क्या R1, यानी R डैश इक्विवेलेंट कितना हो गया 5 ओम एंड R1 कितना हो गया 7 ओम, यानी टोटल जो R इक्विवेलेंट आ गया वो आ गया आपका, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो आ गया वो आ गया 12 ओम। क्लियर है। अब पूछा जा रहा है कि इसमें टोटल करंट कितना होगा, तो ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। बाय ओम्स लॉ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R टोटल। V कितना है 24 वोल्ट एंड R टोटल कितना है 12 ओम, यानी कितने हो गए, तो हो गए 2 एम्पियर, यानी इसमें टोटल करंट कितना हो गया 2 एम्पियर एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, इन सारे रेजिस्टर्स का ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स का 12 ओम एंड टोटल करंट हो गया 2 एम्पियर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं 30 जो क्वेश्चन है वो है गैस ए फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ डेडली पॉइजन। जब भी डेडली पॉइजन गैस की बात होगी
ठीक है। और जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो आपको बस याद रखना है स्टैंडर्ड 10th के टर्म 2 वाले एग्जाम में डेडली पॉइजन गैस की बात होगी। डेडली पॉइजन गैस की बात होती है, इसका मतलब ये कोई और गैस नहीं है बल्कि क्या है, ओजोन गैस है, O3 है। ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जो कि एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है ये ओजोन गैस। क्लियर? बट है तो ये पॉइजनस गैस वैसे होता है, लेकिन बट इट इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, लेकिन ये जो भी अर्थ पे लिविंग बीइंग्स है उनके लिए काफी ये मतलब एक तरह से बेनिफिशियल होता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ दिस गैस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग शार्पली इन द 1980s, और 1980 के बाद जो है देखा गया कि इस गैस का जो कंसंट्रेशन है स्ट्रेटोस्फेयर में वो घटने लगा, डिक्लाइन होने लगा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ए, आइडेंटिफाई गैस ए। वो गैस ए क्या है? तो ये गैस ए जो है वो ओजोन गैस है और इसका फार्मूला होता है O3। ठीक है, यही वो ओजोन गैस है जो कि बिल्कुल डेडली पॉइजन गैस होता है। ठीक है, हाउ इज इट फॉर्म्ड एट हाई ट्रॉपिक हाई लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर के हाई लेवल पे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ध्यान से समझना है कि ऑक्सीजन गैस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जब इस ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल पे अल्ट्रावायलेट रे फॉल करता है तो ये ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल जो है ना वो 2 नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, 2 नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये हो गया नेसेंट ऑक्सीजन, 2 नेसेंट ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो जाएगा। तो हम लोग इसको एक मिनट हम लोग क्लियर करके जरा इधर इसको साफ बना लेते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि ओजोन का जो फॉर्मेशन है, जो कि एक डेडली पॉइजनस गैस है, ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में ये प्रेजेंट होता है, तो इस गैस का जो प्रेजेंस है और आखिर ये गैस तैयार कैसे होता है, इसको हम लोगों को देख लेना है। आखिर ये गैस का फॉर्मेशन होता है कैसे? बहुत आसान है। एक्चुअल में होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, ये गैस ए जो है वो गैस ए कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, ओजोन गैस है, ओजोन है, फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस पे अल्ट्रावायलेट रे जो कि सन से आ रहा होता है, जब ये अल्ट्रावायलेट रे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे फॉल करता है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ना वो 2 नेसेंट ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, ये जो दो हो गए ये हो गए नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, ये कभी भी फ्री नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ केमिकली एसोसिएट हो जाता है और एसोसिएट होकर ये ओजोन गैस का फॉर्मेशन करता है। और ये ओजोन गैस का काम है कि अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेना, अल्ट्रावायलेट रेस को रिफ्लेक्ट बैक कर देना। ठीक है, यानी ओजोन गैस एक तरह का प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि देखिए अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो यदि अर्थ के सरफेस पे आता है, अर्थ तक पहुंचता है, तो अर्थ पे रह रहे लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है, लिविंग क्रिएचर्स की बॉडी में स्किन कैंसर काउज कर सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट बी रेज जो है ना वो बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है। ठीक है, वो कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है, यानी कैंसर काउजिंग होता है। ठीक है, तो ये ओजोन गैस जो है उस अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ के सरफेस पे पहुंचने ही नहीं देता है। ठीक है, इसी में जो बी क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, तो ये सारे लिविंग बीइंग्स के लिए ओजोन गैस बहुत एसेंशियल है, क्योंकि यदि ओजोन गैस नहीं रहेगा तो लिविंग क्रिएचर्स को कैंसर काउज हो जाएगा, स्किन कैंसर वगैरह काउज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतने हाई एनर्जी कंटेंट जो रेडिएशन है अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा तो इससे जो लिविंग क्रिएचर्स है उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्टेट द कॉज फॉर द डिप्लीशन ऑफ दिस गैस,
इस गैस के डिप्लीशन यानी ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कॉज क्या है, कारण क्या है? कॉज यही है कि भाई पहले के समय में जो रेफ्रिजरेटर्स और जो एसी वगैरह का यूज होता था, तो उस रेफ्रिजरेटर्स एसी में कूलेंट के तौर पे सीएफसी गैस का यूज किया जाता था। सीएफसी गैस, इस सीएफसी का फुल फॉर्म हो गया फ्लोरोकार्बन। ये इस गैस का यूज किया जाता था। पुराने समय में जो रेफ्रिजरेटर बनता था ना, एयर कंडीशनर बनता था, उसमें यूज होता था फ्लोरोकार्बन किस फॉर्म में? तो एज अ कूलेंट के फॉर्म में जो है ना सीएफसीज का यूज होता था। और ये क्या होता था, फिर ये सीएफसीज रिलीज होगा, तो रिलीज होने के बाद ये जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइन करता था, और केमिकली कंबाइन होने के बाद तो ये जो सीएफसीज का यूज किया जाता था पहले के रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में एज अ कूलेंट। तो कूलेंट के तौर पे यूज किया जाने की वजह से ये सीएफसी गैस जो है ना वो रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में चला जाता था, और ये सीएफसी गैस वापस क्या होता था, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता था। और कंबाइन होने की वजह से जो ओजोन गैस का फॉर्मेशन है वो ओजोन गैस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग फोकस करेंगे। 14 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, Sahil performed an experiment to study the inheritance pattern of gene. He crossed tall pea plant with short pea plant and obtained of all plants in F1 generation. Obtained all tall plants in F1 generation. देखिए पाइथन सेटिंग का जो होमोजाइगस टॉल को क्रॉस करवाया गया होमोजाइगस शॉर्ट के साथ, और इसके बाद जो है जैसा कि हम लोग को पता है कि जो टोटल जो प्लांट बन रहे थे वो हेटेरोजाइगस टॉल बन रहे थे। ठीक है, ये पता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सेट ऑफ जीन्स विल बी प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन? फर्स्ट F1 जनरेशन में जो सेट ऑफ जीन होगा वो क्या होगा? तो ये होगा आपका, इस जीन के जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे F1 जनरेशन के वो इसी तरह के बनेंगे, कैपिटल K और स्मॉल t दो एलिमेंट होगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन है बी, गिव रीजन व्हाई ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन F1 प्रोजेनी। सेकंड कह रहा है F1 प्रोजेनी में सिर्फ टॉल प्लांट्स ही क्यों दिखे? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वो इसका जैसे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलिन के प्रेजेंस की वजह से सिर्फ जो है वो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स दिखे। फिर क्वेश्चन है सी, when F1 plants were self pollinated, और क्वेश्चन कह रहा है कि F1 प्लांट जो है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है यदि जो है F1 प्लांट है और F1 प्लांट में जो है ना वो सेल्फ पॉलिनेशन का होता है, तो टोटल जो प्लांट बनते हैं 800 बनते हैं। तो उसमें से बताना ये है कि कितने जो है वो प्योर टॉल बनेंगे, कितने जो है मीडियम हाइट के बनेंगे और कितने जो है वो शॉर्ट बनेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को पता है हम लोगों को ये चीज पता है कि F2 जनरेशन की बात करें ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं जब सिंगल ट्रेट को कंसीडर करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में हम लोग जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो जीनोटाइपिक रेशियो वो पता है स्टूडेंट, वो जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1। 1:2:1 1 जो होगा वो प्योर टॉल होंगे, 2 जो होगा वो मीडियम हाइट का होगा, और 1 जो होगा वो प्योर शॉर्ट होंगे। तो कहना है कि जब यहाँ पे
ये जो हेटेरोजाइगस स्टॉल है इसका सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो टोटल 800 जो है वो प्लांट्स तैयार होते हैं। तो उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने प्योर टॉल होंगे, कितने मीडियम हाइट के होंगे और कितने शॉर्ट होंगे। तो देखिए रेशियो निकाल लेते हैं। प्योर टॉल की बात कर लें तो टोटल कितने हैं 800, तो आप कर ले 1/4 into 800, यानी प्योर टॉल कितने हो जाएंगे, तो प्योर टॉल हो जाएंगे 200 प्लांट्स। ठीक है, मीडियम हाइट के कितने होंगे, तो मीडियम हाइट के जो होंगे वो होगा कितना 2/4 into 800, यानी 400 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि मीडियम हाइट के होंगे आउट ऑफ 800, और शॉर्ट जो प्योर शॉर्ट प्लांट होंगे वो कितने होंगे, तो 1/4 into 800, यानी कितने हो गए 200 आपके क्या हो गए, वो शॉर्ट प्लांट हो गए। यानी देखिए बिल्कुल रेशियो मेंटेन है, 200 हो गए प्योर टॉल, क्लियर है, एंड 400 हो गए मीडियम हाइट के, एंड 200 हो गए प्योर शॉर्ट प्लांट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग को देखना है, इसमें और तो क्वेश्चन है कुछ कि when F1 plants were cross pollinated with a plant having small t gene, है ना, यानी homozygous short plant, तो a total of 800 plants were produced. How many of these would be tall, medium or short plant? Give the genotype of F2 generation. देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब जो करवाया गया है वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं था, उस करवाकर अब जो किया गया है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है और वाले के लिए, और के लिए कह रहा है, ये हो गया 14C का और, ठीक है, और कह रहा है यानी कैपिटल की स्मॉल टी को क्रॉस करवाना है स्मॉल टी के साथ, तो इसमें कितने तरह के गैमेट होंगे, तो कुछ इस तरह का गैमेट होगा, इसमें तो एक ही तरह का गैमेट होगा, तो ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है और ये इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान ये रखना है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 50-50% वाली प्रोबेबिलिटी बनेगी। 50% जो होंगे, ठीक है, यानी जो मीडियम हाइट के होंगे, मीडियम हाइट के, तो मीडियम हाइट के हो जाएंगे 400, ठीक है, मीडियम हाइट के 400, और ये जो शॉर्ट हो जाएंगे ये भी हो जाएंगे क्या 400, ठीक है। इसमें बिल्कुल टॉल जो होगा, प्योर टॉल की बात करें तो प्योर टॉल इसमें नहीं होने जा रहा है, क्लियर है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लें, क्वेश्चन नंबर 15। अंसारी सर वाज डेमोंस्ट्रेटेड एन एक्सपेरिमेंट, जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं और सवाल का ही है, तो इसमें आप देख रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो उसमें क्या है कि एक मैग्नेट को स्प्रिंग से अटैच किया गया एंड अ मैग्नेट कैन गो इन एंड आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल। एक स्टेशनरी कॉइल में मैग्नेट जो है ना ऊपर नीचे यानी अंदर बाहर कर रहा है। ही लिफ्टेड द मैग्नेट एंड रिलीज इट टू मेक इट ऑसिलेट थ्रू द कॉइल। तो मैग्नेट को लिफ्ट किया गया, रिलीज किया गया, यानी ऑसिलेट हो रहा अप एंड डाउन। Based on your understanding of the phenomenon, answer the following question। तो इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल व्हिच अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट। तो अंसारी सर किस तरह के प्रिंसिपल को डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के जरिए, तो ये करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस को डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं अंसारी सर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी किसी कॉइल में किसी कंडक्टर में करंट का इंड्यूस हो जाना ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेट स्टार्ट ऑसिलेटिंग थ्रू द कॉइल। जब मैग्नेट जो है कॉइल के थ्रू ऑसिलेट करना शुरू करेगा, अप एंड डाउन होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा,
तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा, और जब करंट इंड्यूस होगा तो उस कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा है, तो गैल्वेनोमीटर के मिडिल में क्या होने लगेगा, डिफ्लेक्शन होने लगेगा, जो कि ये बताएगा कि इस कॉइल में करंट जो है वो डेवलप हो चुका है। ठीक है, ये क्या बताएगा, डेवलपिंग ऑफ the current is developed in the coil and the needle of galvanometer start to deflect। ठीक है, बी का आंसर सी देखते हैं। कंसीडर द सिचुएशन where the magnet go in and out of the coil, state two changes which could be made to increase the deflection of the galvanometer। देखिए भाई, सबसे पहले तो जब मैग्नेट डाउन आएगा तो भी गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन दिखेगा, मैग्नेट जब अपवर्ड मूव करेगा तो भी गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन दिखेगा, बस डिफरेंस क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो पहले के कंपैरिजन में अपोजिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज कर ही रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो करंट डेवलप करेगा ही। तो कह रहा है कि यदि गैल्वेनोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन को इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा, तो इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप जो है जिस मैग्नेट का यूज कर रहे हैं तो उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए, यानी उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला मैग्नेट का आप यूज कीजिए। ठीक है, नहीं तो जो कॉइल है उस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दीजिए, तो इससे भी जो होगा वो डिफ्लेक्शन रेट इंक्रीज कर जाएगा। इसी में और भी क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मैग्नेट स्विंग्स इन एंड देन आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है कि डिफरेंस क्या होगा गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर में यही होगा कि जब मैग्नेट अंदर की तरफ आएगा तो सपोज कीजिए कि राइट कॉर्ड जो है गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट कर गया, तो जब मैग्नेट ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर इस बार गैल्वेनोमीटर का नीडल फिर से डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन इस बार राइट कॉर्ड नहीं करेगा, राइट साइड नहीं करेगा, बल्कि इस बार लेफ्ट साइड कर जाएगा। तो बस यही डिफरेंस होता है, यानी गैल्वेनोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट में प्रेजेंस ऑफ करंट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, हाईलाइट कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा पहला सैंपल पेपर ओवर हो गया। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट सैंपल पेपर है उसको मैं डिस्कस करूंगा। आज के लिए थैंक यू।